पुराने जमाने में यमन पर एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम ताई था। एक दिन बादशाह के यहां एक लड़का पैदा हुआ। नजूमियों को बुलाया गया। नजूमियों ने बच्चे का जायचा तैयार किया और बादशाह को बताया, ये लड़का बहुत नेक सितारा लेकर आया है। ये हमेशा नेक बंदों की मदद करेगा, निहायत ही सखी होगा और एक बहुत वसी मुल्क का बादशाह बनेगा। ये सुनकर बादशाह बहुत खुश हुआ। इसने नजूमियों को इनाम व इकराम से नवाजा और पूरे मुल्क में ये ऐलान करा दिया कि आज के दिन जो भी बच्चा पैदा हुआ है इसे महल भेज दिया जाए। चुनांचे लोगों ने अपने बच्चे महल भेज दिए और सबकी परवरिश एक साथ होने लगी। हातिम की यह खास आदत थी कि जब तमाम बच्चे दूध पी लेते तो वो सब के बाद दूध पीता। दिन गुजरते गए और हातिम बड़ा होता गया। वो सारा दिन जंगल में घूमता फिरता मगर किसी जानवर को कभी नहीं सताता था। एक रोज जंगल में एक शेर आ गया। हातिम ने फौरन अपने खुदा को याद किया और शेर से कहा, ए शेर, अगर तो मेरा शिकार करना चाहता है तो मैं हाजिर हूं, और अगर घोड़े का गोश्त खाना चाहता है तो ये मेरा घोड़ा हाजिर है। ये बात सुनकर शेर ठहर गया। फिर फौरन हातिम के कदमों में आकर अपना सर रख दिया और उसके पीर चाटने लगा। हातिम ने शफकत से शेर के सर पर हाथ फेरा और कुछ ही देर बाद शेर वापस जंगल की तरफ चला गया। इसी जमाने में एक मुल्क था जिसका नाम खरासान था। इस मुल्क में एक बहुत अमीर आदमी रहता था जिसका नाम बरज़ख था। इसके पास इतना माल और दौलत था कि बादशाहों से भी कम ना था। बरज़ख की एक बेटी थी जिसका नाम हसन बानो था। जब हसन बानो 12 बरस की हुई तो बरज़ख का इंतकाल हो गया। मरने से पहले बरज़ख ने अपनी बेटी को बादशाह के हवाले कर दिया ताकि वो इसकी परवरिश कर सके। जब शहजादी जवान हुई तो बादशाह ने एक अलग महल में हसन बानो की तमाम दौलत इसे वापस कर दी। अब हसन बानो अपनी दाई के साथ महल में रहने लगी। दाई ने इसे समझाया कि वो शादी कर ले, लेकिन हसन बानो इस बात पर राजी ना हुई। तब दाई ने कहा, अच्छा ऐसा करो, 7 सवाल लिखकर महल के दरवाजे पर लटका दो। जो इन्हें पूरा करेगा वही शहजादी का हकदार होगा। शहजादी हसन बानो ने यह बात मान ली और सवाल लिखवा दिए। सवाल ये थे, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हसरत है, नेकी कर, दरिया में डाल, जैसा करेगा वैसा पाएगा, सच बोल, हमेशा खुश रहेगा, कुआ निदा की मुकम्मल मालूमात करके बताओ, मुर्गाबी के अंडे के बराबर मोती है, इसका जोड़ा लाकर दिखाओ, तिलिस्मी हुकूमत का राज और हम्माम बादिगर का हाल किया है। ये सवालात शहजादी को बहुत पसंद आए। चुनांचे ये सवालात महल के दरवाजे पर लिखकर लटका दिए गए। इत्तेफाक से एक दिन बादशाह की सवारी उधर से गुजरी जिसमें पीर साहिब भी बैठे हुए थे। शहजादी ने बादशाह और उसके साथ आए मेहमानों को दावत दी। दावत के दौरान पीर साहिब महल की हर चीज को गौर से देखते रहे, क्योंकि दरहकीकत पीर साहिब एक डाकू थे। जब दावत खत्म हुई तो रात के वक्त पीर साहिब ने अपने साथियों के साथ महल में डाका डाल दिया। कीमती सामान लूटा गया और कई खादमाओं को कत्ल कर दिया गया। हसन बानो ने डाकुओं को पहचान लिया था। सुबह लाशें दरबार में पेश की गईं और सारा माजरा बादशाह को सुना दिया गया। ये सुनकर बादशाह सख्त नाराज हुआ। इसने कहा कि ये इसके पीर की तौहीन है। इसी जुर्म में शहजादी हसन बानो और उसकी दाई को शहर बदर कर दिया गया। दोनों जंगल में जाकर एक दरख्त के नीचे रहने लगे।
مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک رات حسن بانو نے خواب میں ایک بزرگ کو دیکھا۔ بزرگ نے کہا، بیٹی فکر نہ کرو، اس درخت کے نیچے 7 خزانے دفن ہیں۔ جب حسن بانو کی آنکھ کھلی تو اس نے سوچا کیوں نہ آزما لیا جائے۔ اس نے تھوڑی سی زمین کھودی تو ایک کنواں نظر آیا۔ اسی طرح ایک ایک کر کے 7 کنویں نکل آئے جو ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر حسن بانو حیران رہ گئی۔ اس نے فوراً اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور جنگل میں ایک محل بنوانا شروع کر دیا۔ اس کے لیے اس نے بادشاہ سے اجازت نہیں لی، بلکہ مردانہ لباس پہن کر بادشاہ سے اجازت حاصل کر لی۔ اس نے اپنے عزیزوں کے لیے بہت سے مکانات بھی بنوا دیے۔ آہستہ آہستہ وہ جگہ آباد ہو گئی اور ایک بڑا شہر بن گیا۔ شہزادی حسن بانو نے اپنا نام ماہر شاہ رکھ لیا اور شہر کا نام شاہ آباد رکھا۔ وہ مردانہ لباس میں بادشاہ سے ملنے جاتی رہی۔ ایک روز اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ پیر صاحب کو دعوت دینا چاہتی ہے۔ بادشاہ راضی ہو گیا۔ دعوت میں پیر صاحب نے وہی سب کچھ کیا جو پہلے کیا تھا۔ چاروں طرف اچھی طرح دیکھا بھالا اور دعوت ختم ہو گئی، مگر حسن بانو نے کوتوال کو خبر دے دی تھی، آج رات ڈاکہ پڑنے والا ہے۔ فوراً سپاہی چاروں طرف پھیل گئے۔ جب رات کو پیر صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ڈاکہ ڈالا تو سپاہیوں نے سب کو گرفتار کر لیا اور بادشاہ کے دربار میں پیش کیا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ یہ تو پیر صاحب ہیں تو سخت شرمندہ ہوا اور ان کا سر قلم کرنے کا حکم دے دیا۔ اسی وقت حسن بانو نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور کہا، میں وہی ہوں جسے اپنے شہر بدر کیا تھا۔ پیر صاحب کے گھر کی تلاشی لی گئی تو تہ خانے سے تمام لوٹا ہوا مال برآمد ہو گیا۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا۔ اس نے دولت واپس دینا چاہی، لیکن حسن بانو نے انکار کر دیا اور سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حسن بانو کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ اسی دوران ایک اور ملک تھا جس کا نام خوارزم تھا۔ اس ملک کے شہزادے کا نام منیر شامی تھا۔ جب اس نے حسن بانو کی شہرت سنی تو دل و جان سے اس پر فریفتہ ہو گیا۔ وہ سفر پر روانہ ہوا اور حسن بانو کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے شاہ آباد پہنچا۔ حسن بانو کا حکم تھا کہ جو بھی مسافر آئے اسے عزت سے مسافر خانے میں ٹھہرایا جائے۔ منیر شامی کو بھی فوراً مسافر خانے میں ٹھہرایا گیا۔ جب اس سے مقصد پوچھا گیا تو اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ کون ہے اور کیوں آیا ہے۔ فوراً حسن بانو کو اطلاع دی گئی۔ حسن بانو نے سنجیدگی سے کہا، اگر میری صورت دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں 7 سوال پورے کرنے ہوں گے۔ اس سے پہلے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ منیر شامی نے سوال سنے اور پھر انہیں حل کرنے کا وعدہ کر کے نکل کھڑا ہوا۔ جنگل جنگل، صحرا صحرا، وہ پاگلوں کی طرح چیختا جا رہا تھا۔ ایک بار دیکھا ہے، دوسری بار دیکھنے کی ہوس ہے۔ کبھی روتا تھا، کبھی ہنستا تھا۔ ایک روز راستے میں حاتم کا گزر ہوا۔ اس نے اسے دیکھا، ماجرا پوچھا۔ منیر شامی نے سب کچھ بتا دیا۔ حاتم اسے اپنے محل لے آیا اور اس سے وعدہ کیا، تم بیمار ہو، تمہارے بجائے یہ سوالات میں پورے کروں گا۔ اور حاتم اسے اپنے محل میں مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا کر شاہ آباد پہنچا اور حسن بانو کے دربار میں پہنچا اور اس سے کہا، اگر میں تمہارے 7 سوال پورے کر دوں تو تم شہزادہ منیر شامی سے شادی کر لوگی۔ شہزادی حسن بانو نے حامی بھر لی اور حاتم کو تمام سوالات بتائے گئے۔
हातिम पहला सवाल हल करने के लिए रवाना हुआ। एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हसरत है। हातिम सफर पर रवाना हुआ। रास्ते भर सोचता रहा, ऐसी कौन सी चीज होगी जिसे एक बार देखकर दूसरी बार देखने की हवस हो। दफतना, इसकी नजर एक भेड़िए पर पड़ी जो एक हरनी पर झपट रहा था। हातिम ने इसे आवाज दी और कहा, इस मासूम हरनी का शिकार ना कर। हातिम ने अपने जिस्म से एक टुकड़ा गोश्त का काटा और इसे खाने को दिया। भेड़िए ने हातिम से जंगल में आने की वजह पूछी। जब इसे बताया गया तो इसने कहा, यह आवाज दश्त हवेदा में सुनाई देती है, यहां से कुछ फासले पर है, दाएं रास्ते पर चले जाना। हातिम ने खुदा का नाम लिया और सफर पर रवाना हो गया। यहां से आगे हातिम ताई के सफर का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन तकल्फ की वजह से एक जगह गिर पड़ा। इसी वक्त गीदड़ का एक जोड़ा वहां आ गया। उन्होंने हातिम का हाल मालूम किया और फिर जंगल से एक ऐसी बूटी लाकर इसे दी कि जिसके लगाने से हातिम के जख्म फौरन अच्छे हो गए और हातिम शुक्रिया अदा करके फिर सफर पर रवाना हुआ। लेकिन रास्ते में हातिम को रीछों ने गिरफ्तार कर लिया और अपने बादशाह के पास ले गए। बादशाह ने कहा, मेरी बेटी से शादी कर। हातिम ने जब इनकार किया तो बादशाह ने इसे एक मकान में कैद कर दिया। हातिम ताई ने खुदा से मदद तलब की। एक बुजुर्ग नजर आए जिसने हातिम से कहा, अगर तो कैद से रहा होना चाहता है तो बादशाह का कहना मान ले। दूसरे दिन जब बादशाह ने पूछा तो हातिम ने हामी भर ली। लेकिन जब उसने अपनी बीवी को देखा तो वो थी। 2 माह वहां रहने के बाद हातिम फिर वहां से सफर पर रवाना हुआ। इसकी बीवी ने इसे एक मोहरा दिया ताकि मुसीबत के वक्त काम आए। हातिम सफर पर रवाना हुआ। एक दिन दरिया के किनारे बैठा था कि एक अजदहा नजर आया जिसने हातिम को निगल लिया, लेकिन मोहरे की बरकत से हातिम को कुछ ना हुआ और अजदहा ने इसे फौरन उगा दिया। हातिम फिर आगे रवाना हुआ। इसने दरिया के पास देखा कि पानी से एक ऐसी औरत निकली जिसका सर औरत का और धड़ मछली का था। वो हातिम को समंदर के अंदर महल में ले गई और फिर एकदम औरत से शहजादी बन गई और उसके सामने नाचने लगी। गरज 3 दिन बाद वो हातिम को वापस किनारे पर छोड़ गई। हातिम रवाना हुआ। इसे एक मकान नजर आया। हातिम वहां पहुंचा। किसी इंसान का नाम और निशान ना था। हातिम मकान में सो गया। जब आंख खिली तो एक शख्स सरहाने बैठा था। इस शख्स ने हातिम से तमाम हालात मालूम किए और फिर इसे बताया, थोड़े फासले पर एक तालाब है, इसके किनारे बैठ जाओ। तुमको एक औरत उठाकर पानी के अंदर ले जाएगी। वहां बहुत सी औरतें होंगी जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। इसका हाथ पकड़ लेना और उससे कहना कि मुझे दश्त हवेदा तक पहुंचा दे। हातिम वहां से चल पड़ा और तालाब पर पहुंचा। इस वक्त एक औरत ने सर निकाला और इसे उठाकर तालाब में ले गई। अंदर एक महल और बाग था जिसमें बहुत सी हुसैन औरतें थीं। वो औरतें हातिम को अंदर महल में ले गईं। तख्त पर एक औरत बैठी थी। हातिम जैसे ही आगे बढ़ा वो दूर हट गई। दफतना, कुछ औरतें निकलकर नाचने लगे। हातिम सोचने लगा, क्या करूं? इसने औरत को पकड़ना चाहा कि औरत ने हातिम को लात मारी। हातिम दौड़ जंगल में जा गिरा। जब आंख खिली तो इसे एक आवाज सुनाई दी।
एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की हवस है। आवाज 2 3 बार सुनाई दी। हातिम समझ गया यही दश्त हवेदा है। वो आगे बढ़ा। एक बुजुर्ग नजर आया जो कि एक दरख्त के नीचे बैठा था और तस्बीह पढ़ रहा था। हातिम ने जाकर इससे पूछा, बाबा, ऐसी क्या चीज है जो देखना चाहते हो? बूढ़े ने इसे रोटी खिलाई और बताया, किस्सा यही था, यानी वो भी तालाब के अंदर जाना चाहता था। हातिम ने कहा, बाबा, मैं आपको तालाब पर ले चलता हूं। औरत आपको अंदर तालाब में ले जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना कि किसी औरत का हाथ ना पकड़ना और ना ही किसी का निकाब उठाना। जब दिल भर जाए तो फिर ये हरकत करना। बूढ़ा अर्जामंद हो गया और हातिम के साथ तालाब पर आया। तालाब से औरत निकली और बूढ़े को अंदर ले गई। हातिम वापस शाहआबाद रवाना हो गया। रास्ते में मालिक मकान से मिला। अपनी बीवी से मिलकर शाहआबाद पहुंचा। इसका शानदार जुलूस निकाला गया और हातिम ने दरबार में पूरी दास्तान हसन बानो को सुना दी। पहला सवाल खत्म हुआ और हसन बानो सुनकर बहुत खुश हुई।